नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है ना। गवर्नर जनरल सारे पढ़ा रहा हूं दोस्तों मैं, तो क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके लेक्चर सारे पूरे गवर्नर जनरल डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। ये भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं कब से कब तक? 1828 से लेकर 1835 तक, है ना। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1835 तक भारत में शासन किया है। इसने भारत में शासन किया है दोस्तों, है ना। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक से पहले किसी भी गवर्नर जनरल ने इंडिया की सोशल प्रॉब्लम को टैकल करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी दोस्तों, है ना। यानी इंडिया की सोशल प्रॉब्लम को टैकल करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। अब पहला गवर्नर जनरल था जो सोशल इविल के अगेन कानून और लॉ पास करे थे दोस्तों। सोशल इविल के अगेन कानून और लॉ पास करे थे दोस्तों। तो कानून और लॉ पास करने के लिए जाना जाता है ये तो दोस्तों, है ना। तो इसके द्वारा सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार, सरकारी सेवाओं में सुधार और अनेक प्रयास किए गए हैं। तो उसको अपन यहाँ पढ़ेंगे दोस्तों, समझ में आया? सामाजिक सुधार, है ना। तो पहले देखो यहाँ पे क्या पढ़ते हैं अपन। ये सबसे पहले दोस्तों जब ये गवर्नर जनरल नहीं बना था 1828 में, उसके पहले 1803 में यहाँ मद्रास का गवर्नर था। मद्रास का गवर्नर था और इसी के समय 1806 में, है ना, माथे पर जाति चिन्ह, माथे पर तिलक यानी जाति चिन्ह ना लगाने तथा कानों में बालियां ना पहन देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। देखो अपन यहाँ पढ़े, यहाँ भी पढ़े वेल्लोर का विद्रोह, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। देखो 1806 में ये उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? सर जॉर्ज वार्लो था दोस्तों। लेकिन वो ये जो था ये मद्रास का गवर्नर था उस टाइम पे, मद्रास का गवर्नर था, है ना। तो उसी टाइम पे वेल्लोर के सैनिक विद्रोह हुआ था दोस्तों। वेल्लोर में सैनिक विद्रोह हुआ था। तो वेल्लोर का विद्रोह 10 जुलाई 1806 में मद्रास राज्य तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर में हुआ था, इसलिए उसको वेल्लोर का विद्रोह बोलते हैं दोस्तों। इस विद्रोह के अनुसार क्या हुआ था? इस विद्रोह के पीछे की वजह थी ब्रिटिश कंपनी के उन नियमों का विरोध करना जिसके मुताबिक हिंदू सिपाहियों को तिलक लगाने की अनुमति नहीं थी, मुस्लिम सिपाहियों को दाढ़ी और मूंछ रखने की अनुमति नहीं थी। इसलिए यह विद्रोह हुआ था दोस्तों। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को अपनी नीतियों पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। इस विद्रोह को भारतीय इतिहास में आजादी की पहली कोशिश बोल सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं आजादी की पहली कोशिश, क्योंकि विद्रोह कर रहे थे। तो पता रहना चाहिए अपने को ये जो बात मैंने बताया। तो कानों में बाली ना पहनने, माथे पर टीका ना लगाने, जाति चिन्ह ना लगाने, कानों में बालियां ना पहनने देने पर वेल्लोर का विद्रोह हुआ था। किसके टाइम पे? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जब मद्रास का गवर्नर था। इतनी चीज समझ में आ गई। उसके बाद इसी के टाइम पे क्या होता है? 1833 में चार्टर एक्ट, बंगाल के गवर्नर जनरल को ही एक चार्टर एक्ट पारित होता है। चार्टर एक्ट पारित होता है 1833 में। चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया दोस्तों। अब धीरे धीरे इन लोगों ने बहुत क्षेत्र को जीत लिए थे, तो उसी के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसी को भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। तो कहे जाने लगे। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो ये पता होना अपने को, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, तो ये पता होना। इसको भारत शासन अधिनियम 1833 भी बोलते हैं, चार्टर एक्ट को, है ना। तो ये यूनाइटेड किंगडम की संसद में पास हुआ था और 1833 में भारत के स्वामित्व क्षेत्र में प्रशासन को सुधार हेतु बनाया गया था। भारत के स्वामित्व क्षेत्र के प्रशासन के सुधार हेतु 1833 का चार्टर एक्ट बनाया गया था। उसी के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा। और उस टाइम पे लॉर्ड विलियम बेंटिक था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था, याद रखना है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। ये क्वेश्चन आता है ना, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन आएगा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, याद रखना है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय के सहयोग से। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया दोस्तों। सती प्रथा को समाप्त कर दिया, ये पता होना, सती प्रथा को समाप्त कर दिया। सती प्रथा वो प्रथा थी दोस्तों, जैसे किसी लेडीज के पति की मृत्यु हो जाती है, उसके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, तो उसको ही उसके पति के साथ जला दिया जाता था। उसको ही उसके पति के साथ जला दिया जाता था। तो ये एक कुप्रथा थी अपने देश में, तो इस प्रथा को समाप्त कर दिया उसने। तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा समाप्त कर दिया था। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा
धारा याद रखना है, धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने को अवैध घोषित कर दिया था, कानूनी अपराध अवैध घोषित कर दिया था। धारा 17 भी याद रखना है, कभी कभी पूछा जा सकता है ना। तो 1829 में धारा 17 द्वारा विधवाओं के सती होने पर अवैध घोषित कर दिया था, ये बात याद रखना है अपने को, है ना। राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। उसके पहले भी ये काम एक दो लोगों ने किए हैं। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था, रोक लगाने का प्रयास किया था दोस्तों। उसके बाद बेंटिक ने कर्नल इस्लीमेन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया दोस्तों, ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठगी लोग देवी काली की पूजा करते थे, ठगी लोग देवी काली की पूजा करते थे दोस्तों। तो भारत में एक प्रथा चली आ रही थी दोस्तों, ठगी प्रथा बोलते थे उसको, ठगी प्रथा। ठगी प्रथा का मतलब होता था दक्षिण और मध्य भारत के यात्री हुआ करते थे, ये ठगी प्रथा लोग यात्री और ठग देते थे, है ना। जो शरीफ इंसान अच्छे लोगों को चूतिया बना के, या अपन बोल सकते हैं उनको घुमा फिरा के कुछ भी बात बता के ठग लेते थे और उनसे धन दौलत लूट लेते थे, वो एक प्रथा थी। कई ठगी लोग थे, है ना, ठगी लोग थे। हाँ, तो इस क्षेत्र में पहले ठगी और पिंडारी अक्सर कई लोगों को लूट लेते थे, तो वही एक प्रथा थी जिसे ठगी प्रथा कहते हैं दोस्तों। आपने ठग साफ हिंदुस्तान पिक्चर देखा होगा, और ठगी प्रथा के ऊपर ही बनी है। ठग साफ हिंदुस्तान, वो एक पिक्चर आमिर खान की, वो ठगी प्रथा के ऊपर ही बनी है दोस्तों, है ना। तो लूट लेते थे और कई लोगों की हत्या भी कर देते थे, है ना। कई लोगों की हत्या भी कर देते थे जो गुप्त और सांकेतिक होते थे, जो गुप्त रूप से रहते थे और सांकेतिक होते थे। ठगी प्रथा को दबाने के लिए सबसे पहले प्रयास गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही कर्नल सर विलियम इस्लीमन, है ना, नाम है ये, इस्लीमैन लिखा हुआ है लेकिन कई बुकों में इस्लीमन लिखा है, इस्लीमन, है ना, इस्लीमन। तो क्या नाम था उनका? कर्नल सर विलियम इस्लीमन की मदद ली थी दोस्तों। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सर विलियम इस्लीमन की मदद ली थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कर्नल इस्लीमन को नियुक्त किया था, कार्रवाई करने के लिए कर्नल इस्लीमन को नियुक्त किया था। ठगों को दबाने का अभियान 1830 में चलाया गया था। ठगों को दबाने का अभियान 1830 में चलाया गया था। यह 5 साल तक चला और पूरा हो गया दोस्तों। इस अभियान में 1500 ठगों को बंदी बनाया गया था दोस्तों। 1500 ठगों को गिरफ्तार किया गया था और बंदी बनाया गया था। कई ठगों को फांसी दे दी गई थी और शेष ठगों को आजीवन कारावास भी सजा सुनाई गई थी दोस्तों, है ना। तो ठगों के दमन में उनकी अहम भूमिका रही है, किनकी? इसकी कर्नल इस्लीमन की अहम भूमिका रही है। कर्नल इस्लीमन की अहम भूमिका रही है ठगों को समाप्त करने के लिए। ठगों के दमन में उनकी अहम भूमिका रही है, इतना याद रखना है दोस्तों। उसके बाद ही क्या हुआ था, बस इतना समझ में आ गया, है ना। उसके बाद इतना समझ में आ गया तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, ठग लोग जो है देवी काली की पूजा करते थे, है ना। हिंदू हो या मुस्लिम, ठगी गिरोह जो होता था, ठगी गिरोह जो है वो माँ काली की पूजा करते थे, माँ काली की पूजा करते थे, ये याद रखना है। उसके बाद इधर चलते हैं अपन और काम की बात, है ना। उसके बाद सन 1835 में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की थी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की थी दोस्तों। कब? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में बेंटिक ने की थी। इस समय मैकाले की अनुशंसा की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। किसकी अनुशंसा पर? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था दोस्तों बेंटिक ने। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण किया गया था, है ना, तो ये याद रखना है अपने को। क्या हुआ था? भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का फैसला 1835 में लिया गया था दोस्तों। इस फैसले के लिए जिम्मेदार रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड मैकाले दोनों, है ना। लॉर्ड मैकाले ने साल 1835 में अपनी शिक्षा नीति बनाई थी, जो भारतीय शिक्षा पर मिनट पेश किया था उसने, और उसके बाद ये 1835 में ही पारित हो गया था। ये 1835 में ही ये पारित हो गया था, ये याद रखना है ना, ये पारित हो गया था। बस इतनी चीजें पता होना है यहां से। उसके बाद क्या होता है? बेंटिक ने 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग और मध्य कचेर को हड़प लिया था दोस्तों। तो बेंटिक ने 1831 में मैसूर को हड़पा और 1834 में कुर्ग और मध्य कचेर को हड़प लिया, ये पता होना। उसके बाद देखो क्या लिखा है यहाँ पे,
इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया था। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया, जिसके समय भारतीयों को प्रदान किए गए उच्च पद थे सदर अमीन, है ना, था, जिसको 700 रुपए प्रतिमाह तनख्वाह मिलती थी, जिसको 700 रुपए प्रतिमाह तनख्वाह मिलती थी। तो हम बोल सकते हैं सदर अमीन भारत का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी था दोस्तों, न्यायिक अधिकारी था। अमीर शब्द का मतलब होता है ईमानदार या सत्यवादी। ईमानदार या सत्यवादी आदमी को बनाते थे और उसके पद का नाम सदर अमीर रख दिए थे। सदर अमीर नहीं है, सदर अमीन रख दिए थे, सदर अमीन रख दिए थे दोस्तों, है ना। तो जो ये अमीन होता था, ये जमीन से जुड़ा हुआ सर्वे भी करता था और कई मामलों को देखता था, शांतिपूर्वक सुलझाने का काम भी करता था, और जमीन के मालिक को संतुष्ट भी करता था, समझाता था, क्योंकि भारतीय था वो भी। भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया, इसलिए तो गया था कि समझा सके हर किसी को, है ना। तो ये समझ में आ गया। तो उसको 700 रुपए तनख्वाह भी देता था, ये याद रखना। ये समझ में आ गया वाला फैक्ट। उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया था, तो ये सदर अमीर याद रखना है। अमीन। उसके बाद इसी के समय कंपनी ने 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा निश्चित किया गया धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा, इसी ने पास किया था दोस्तों। तो इसी के टाइम पे एक्ट आया था जिसका नाम था चार्टर एक्ट 1833। उस एक्ट में यहां लिखा गया था धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। ये याद रखना है, एक चार्टर एक्ट में ये बात लिखी हुई है ना। इसी ने दोस्तों शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध भी लगाया था। इसी ने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध भी लगाया था दोस्तों, याद रखना है, प्रतिबंध भी लगाया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय को कन्या भ्रूण हत्या को खत्म करने में मदद की थी। तो राजा राम मोहन राय ने ही कन्या भ्रूण हत्या को खत्म करने में मदद की थी, ये याद रखना है ना। तो अपन बोल सकते हैं बालिका हत्या या कन्या भ्रूण हत्या। तो उस टाइम पे लड़की पैदा होती थी तो लोगों की सोच और थी कि लड़की पैदा हुई है, इस पे खर्चा आएगा शादी का और ऐसा वैसा, है ना। ये सोच के कई बार कन्याओं का वध कर देते थे या फिर भ्रूण हत्या कर देते थे, पेट में ही उन्हें मार देते थे। तो इस पर भी उसने प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रतिबंध लगाया था राजा राम मोहन राय की सहायता से। इतना याद रखना है। तो इतनी चीजें थी परीक्षा लायक की, यहाँ पे जो बताने लायक की, है ना। उसके बाद दोस्तों ये बनता है चार्ल्स मेटकाप। तो दोस्तों लॉर्ड चार्ल्स मेटकाप को भारतीय प्रेस का मुक्तदाता भी कहा जाता है। ये डायरेक्ट अपने को पता रहना चाहिए। तो दोस्तों ये कब से कब बनता है? तो ये भारत का गवर्नर जनरल 1835 से लेकर 1836 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद आया था। प्रेस के प्रति उसकी उदार नीति के कारण लॉर्ड मेटकाप को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है दोस्तों, याद रखना है। जिसने देश में प्रेस और भाषण को आजादी दी थी, है ना। प्रेस पर लगे प्रतिबंध को खत्म कर दिया था, इसीलिए इसको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, याद रखना है। इससे यही क्वेश्चन आते रहता है, बस इससे यही। प्रेस पर जो नियंत्रण हटा दिए थे, सबसे पहले प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, फिर नियंत्रण स्थापित किया गया था कि कुछ नियंत्रण रहेगा, तो उसको भी हटा के इसने सीधे प्रेस और भाषण की आज़ादी बढ़ा दी थी दोस्तों। इसने याद रखना, इससे इतना ही क्वेश्चन आता है। उसके बाद गवर्नर जनरल बनता है दोस्तों लॉर्ड ऑकलैंड। यह 1836 से लेकर 1842 तक के रहा है दोस्तों, 1836 से लेकर 1842 तक, याद रखना है। तो इसी के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी प्रथम अंगल अफगान युद्ध। तो हम बोल सकते हैं सन याद रखना है सबसे पहले। तो कब से कब हुआ था प्रथम अंगल अफगान युद्ध? यह 1839 से लेकर 1842 तक के ब्रिटिश साम्राज्य और काबुल के अमीरात के बीच लड़ा गया था। काबुल के अमीरातों के बीच लड़ा गया था, ये है ना। काबुल के अमीरातों के बीच लड़ा गया था, यानी अफगानिस्तान के बीच लड़ा गया था दोस्तों। अफगानों के साथ लड़ा गया था। तो 1839 से लेके 1842 के बीच ब्रिटिश साम्राज्यवादी सेनाओं ने अफगानिस्तान में एक भयंकर युद्ध किया था, जिसे ही प्रथम अंगल अफगान युद्ध कहते हैं। शुरू में यह अभियान सफल रहा, लेकिन फिर बाद में दोस्तों
फिर बाद में पूरी तरह सैन्य आपदाओं में से एक का सामना करने के बाद ब्रिटिशों को अफगानिस्तान से वापस लौटना पड़ा था। ब्रिटिशों को अफगानिस्तान से वापस लौटना पड़ा था दोस्तों, है ना। और प्रथम अंगल अफगान युद्ध में अंग्रेजों की जीत हासिल की थी। शुरू में उन्होंने जीत हासिल की थी। इस युद्ध में अंग्रेजों ने गजनी के किले, वहां पे गजनी, काबुल में गजनी का किले पर कब्जा कर लिया था। गजनी के किले पर कब्जा कर लिया था। तो ये अपने को पता होना वाली चीज कौन सी, ये पता होना प्रथम अंगल अफगान युद्ध कब हुआ था। तो 1839 से लेके 1842 तक के एक ये चीज। और किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था, ये याद रखें। फिर नेक्स्ट फैक्ट है, इसी ने 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रैक रोड का मरम्मत करवाया था दोस्तों। तो ग्रैंड ट्रैक रोड के बारे में इतिहास में अपन ने पढ़े हैं। ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण 16वीं शताब्दी के शासक शेर शाह सूरी ने करवाया था दोस्तों। सूरी वंश के शासक शेर शाह सूरी ने करवाया था। शेर शाह सूरी ने सड़क आजम, जिसका ही नाम था, ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण करवाया था। यह सड़क भारत को मध्य एशिया से जोड़ती थी दोस्तों, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी ये रोड। तो ये रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। तो जब उस टाइम पे बनवाया रहा होगा ये रोड, तो मुरुम की रोड रही होगी, ऐसी कच्ची रोड, लेकिन रोड तो थी, है ना। तो इसी रोड की मरम्मत करवाए थे दोस्तों इसने लॉर्ड ऑकलैंड ने 1839 यानी 1839 में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रैक रोड की मरम्मत करवाई थी। ये पता होना, ग्रैंड ट्रैक रोड की मरम्मत करवाई थी। नेक्स्ट फैक्ट है, इसी के समय भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी दोस्तों। तो इसी के समय भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टर सीखना, डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी। ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी, इतना याद रखना है। इसके बाद गवर्नर जनरल बनता है, जिसका नाम था लॉर्ड एलिन बरो या एलन बरो ही बोलते हैं उसको। तो एलिन बरो, है ना। एलिन बरो 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक, 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहा है दोस्तों। तो इसी के टाइम पे प्रथम अंगल अफगान युद्ध समाप्त हुआ दोस्तों। इसी के टाइम पे प्रथम अंगल अफगान युद्ध समाप्त हुआ, है ना। प्रथम अंगल अफगान युद्ध समाप्त हुआ, है ना। 1842 में काबुल से वापसी के दौरान लड़ाई खत्म हो गई और ये युद्ध समाप्त हो गया दोस्तों। ये युद्ध समाप्त हो गया। तो इसी के टाइम पे अंगल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया दोस्तों। ब्रिटिश को पूर्ण रूप से सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया दोस्तों। ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया दोस्तों। तो सिंध भी उस टाइम पे अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों का कब्जा हो गया था वहां पे, है ना। तो वो जो जीते थे ना ये युद्ध वाला प्रथम अंगल अफगान युद्ध, तो उसमें सिंध की जीत हुई और सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया दोस्तों। ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, ये याद रखना है। तो उसके बाद क्या हुआ था, सिंध विजय के विषय में नेपियर, है ना। सिंध विषय के विषय में नेपियर ने क्या कहा था, नेपियर ने का कथन था कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी, जिसको ब्रिटिश साम्राज्य ने पूंछ को जीता है अभी, तो पूंछ को जीत लिया है करके। तो जीत के बाद, है ना, सिंध विजय की जीत के बाद नेपियर का कथन था वह अफगानी तूफान की पूंछ थी, जिसको तुम लोगों ने जीते हो, है ना। ये कथन था। कथन किसका था पूछा जा सकता है। इसी के टाइम पे दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ था दोस्तों। दास प्रथा क्या थी, तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। दास का अंत सबसे पहले एक बार 1562 में अकबर ने किया था दोस्तों। दास प्रथा का अंत अकबर ने किया था उस टाइम पे, है ना, एक बार। उसके बाद काफ़ी पुराने समय से भारत में नहीं बल्कि दुनिया के देशों में दास प्रथा चली आ रही थी दोस्तों। दासों को खरीदना, बेचना, उनसे काम करवाना, उनको जिंदगी भर अपने साथ रखना, ये सब परंपरा चली आ रही थी, है ना। तो भारत के ब्रिटिश शासन ने 1843 में, कब, 1843 में एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन यानी उसको खत्म कर दिया। और इसी के समय हुआ था, किसके समय, एलिन बरो के समय, लॉर्ड एलिन बरो के समय दास प्रथा समाप्त हो गई दोस्तों। दास प्रथा
समाप्त कर दिए, याद रखना है। दास प्रथा का उन्मूलन या खत्म किसने किया, पूछा जा सकता है। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड एलिन बरो। और ये सन भी याद रखना है 1843 ये सन याद रखना है, और सेक्शन 5 के तहत, है ना। दास प्रथा का उन्मूलन, यानी उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से खत्म करना, यानी खत्म ही कर दिए दोस्तों, तो ये याद रखना है। तो उसी के टाइम पे क्या होता है, इसी के टाइम पे रविवार की छुट्टी की शुरुआत होती है दोस्तों। इसी के टाइम पे क्या हुआ, रविवार की छुट्टी की शुरुआत होती है, तो ये अपने को पता होना। तो क्या होता है, रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 में अंग्रेज सरकार ने सरकारी कार्यालयों में रविवार की छुट्टी घोषित कर दी थी। सरकारी कार्यालयों में, इसके अलावा देखो 1843 में सबसे पहले सरकार ने क्या करी, सरकारी कार्यालयों में रविवार की छुट्टी की घोषित कर दी। उसके बाद 1844 में स्कूल और कॉलेजों में भी रविवार की छुट्टी रख दी थी। स्कूल और कॉलेजों में भी रविवार की छुट्टी की घोषणा कर दी दोस्तों, है ना। रविवार की छुट्टी की घोषणा कर दी दोस्तों। तो ये छुट्टी सिर्फ कहाँ चल रही थी, 1843 में शुरू हुई थी, कहाँ, सरकारी कार्यालयों में। फिर 1844 में स्कूल और कॉलेजों में शुरू हुई। उसके बाद दोस्तों एक टाइम आया, कब, जब 1857 का टाइम आता है, 1857, है ना, 1857 का टाइम आता है दोस्तों। तो 1857 में मजदूरों के नेता नारायण, देखो नाम आता है इनका, नारायण मेधाजी लोखंडे इनका नाम याद रखना है ना। मजदूरों के नेता नारायण मेधाजी लोखंडे ने मजदूरों के हक में आवाज उठाई थी, है ना। और गवर्नर जनरल के पास एक पत्र लेके गया था कि पूरे जो आप जिन मजदूरों से काम कराते थे, मजदूर पूरे 7 दिन काम करते हैं, और इतना काम करवाते हो आप कि थक जाते हैं। तो इसके लिए एक उन्होंने याचिका लगाई या परमिशन लेने के लिए आवाज़ उठाई थी दोस्तों। उन्होंने कहा था मजदूरों को साप्ताहिक छुट्टी मिलनी चाहिए, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। 7 साल के संघर्ष के बाद दोस्तों इन्होंने आवाज़ कब उठाई थी, 1857 में। नाम याद रखना है, नाम क्या है उनका, नारायण मेधाजी लोखंडे ने। तो 7 साल के संघर्ष के बाद, 7 साल तक संघर्ष चला। वो 7 साल के संघर्ष के बाद 10 जून 1890 को ब्रिटिश सरकार ने भारत में रविवार की छुट्टी घोषित कर दी, है ना। तो 10 जून 1890 से ब्रिटिश सरकार ने पूरे भारत में, है ना, पूरे भारत में रविवार की छुट्टी घोषित कर दी। चाहे वो सरकारी कॉलेज में हो, चाहे वो सरकारी कार्यालय में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, और मजदूरों की छुट्टी हो, चाहे कुछ भी छुट्टी हो। तो ये करके समझ लो रविवार की छुट्टी की शुरुआत यहीं से होती है, रविवार की छुट्टी की शुरुआत यहीं से होती है दोस्तों, याद रखना है ना। तो फिर ब्रिटिश सरकार ने अपना निर्णय ली और उसने सोची कि सही बात है, रविवार की छुट्टी देने का मकसद उसने बताई कि सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले लोगों को मानसिक रूप से आराम देना जरूरी है ना। ईसाई धर्म के मुताबिक भी कई चीज़ें, जैसे ईसाई धर्म में लिखा हुआ था कि ईश्वर ने दुनिया में 6 दिन बनाया है काम करने के लिए और 1 दिन आराम करने के लिए बनाया है ना। और उसके अलावा ऐसी चीज़ें पहले भी ब्रिटेन में चली आ रही थी दोस्तों, ब्रिटेन में चली थी 4वीं सदी से लेके, यानी ब्रिटेन में चली आ रही थी कि 1 दिन की छुट्टी रखे थे। तो उस टाइप से ही यहाँ पे शुरू हुआ और रविवार की छुट्टी घोषित हुई। जो भी कहानी मैंने बताया वो आपको समझ में आ गई होगी, याद रखना है ना। तो शुरुआत हुई थी कब से, 1843 से, लेकिन गई कब तक, 1890 तक के पूर्ण रूप से हो गई, है ना, बस। उसके बाद नेक्स्ट गवर्नर जनरल की बात करेंगे, लॉर्ड हार्डिंग की। लॉर्ड हार्डिंग की। तो लॉर्ड हार्डिंग जो है ये भारत का यानी गवर्नर जनरल रहा है। कब, वायसराय रहा है दोस्तों, वायसराय, है ना, क्योंकि 1857 के बाद तो पदई का नाम बदल गया था। नहीं, सॉरी, अभी नहीं हुआ, ये यहाँ पे होएगा। तो लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल। तो 1844 से लेके 1848 तक के गवर्नर जनरल रहा है। और इसी का सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम अंगल सिख युद्ध। इसी के टाइम पे प्रथम महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम अंगल सिख युद्ध। प्रथम अंगल सिख युद्ध हुआ था 1845 से लेके 1846 के मध्य, है ना। यह युद्ध पंजाब में सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इस युद्ध के बारे में मैं आपको बताऊं, यह युद्ध की शुरुआत 18 दिसंबर 1845 को हुई थी। इस युद्ध में सिख सेना की हार हुई थी।
थी। इस युद्ध के बाद सिख साम्राज्य का कुछ हिस्सा अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बन गया था। अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बन गया था दोस्तों, याद रखना है। इस युद्ध के बाद जम्मू कश्मीर को ब्रिटिश रियासत के रूप में सौंप दिया गया था और ब्रिटिश राज्य में मिल गया था, है ना। और इस युद्ध के बाद लाहौर में ब्रिटिश सैनिकों के साथ एक ब्रिटिश रेजिमेंट तैनात किया गया था और लाहौर भी ब्रिटिशों को मिल गया था, है ना। तो ये याद रखना है। तो वही मैंने बताया, यहाँ पे अंग्रेज विजयी हुए थे, ये याद रखना है जो मैंने बताया। समझ में आ गया ये। तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे ही सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम अंग्ल सिख युद्ध थी, जिसमें अंग्रेजी की जीत हुई थी। उसके बाद इसी ने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था दोस्तों। नर बलि प्रथा एक धार्मिक अनुष्ठान के तहत किसी इंसान का कत्ल करना या उसकी बलि देना, यही नर बलि प्रथा थी। तो ये पहले कुप्रथाएं चली आ रही थी कि किसी की बलि देना, है ना, किसी को मार देना या कोई जानवर की बलि देना या फिर कोई इंसान की भी बलि दी जाती थी, तो इंसान की बलि देना, उसी को नर बलि प्रथा कहते हैं दोस्तों। नर बलि प्रथा कहते हैं किसी धार्मिक अनुष्ठान के तहत किसी इंसान का कत्ल करना ही ये प्रथा थी। तो एक प्राचीन हिंदू परंपरा थी दोस्तों ये, पहले, है ना, पहले से चली आ रही, जिसमें पुरुष अपने अनुयायियों या देवी देवताओं को समर्पण के तौर पर अपनी बलि देते थे या किसी की बलि देते थे। नरबलि प्रथा के बारे में बताऊं आपको। नरबलि प्रथा से जुड़ी कई किस्से भारत के अलावा दूसरे देशों में भी सुनने और देखने को मिलते हैं। नरबलि प्रथा को लेकर महात्मा गांधी जैसे कुछ महापुरुषों ने भी विरोध किया था और उसको अर्थहीन बोला था कि ये कोई काम का नहीं है। नरबलि प्रथा के बारे में जैसे कि मैं आपको बताऊं तो जैसे कि मैं आपको बताऊं तो बोल सकते हैं अपन, किसी पुल या किले का निर्माण पूरा होने पर नल बलि प्रथा दी जाती थी। उस टाइम पर नल बलि प्रथा दी जाती थी। जैसे किसी पुल या किले का निर्माण पूरा होने पर, जैसे बूढ़े लोगों की नदी के किनारे ले जाकर डुबकी लगाई जाती थी और उनको मार दिया जाता था, उनके प्राण निकलने तक के अंदर डुबा के ही रखा जाता था। ये सब ऐसी प्रथाएं थी दोस्तों। तो नर बलि प्रथा वही थी, तो उसको समाप्त कर दिया था, इसने प्रतिबंध लगा दिया था, है ना। लॉर्ड हार्डिंग ने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये पता होना अपने को। नर बलि प्रथा, है ना। जैसे अपने यहाँ पे भी चले आता, भारत में देवी काली को दी जाने वाली नरबलि प्रथा और सती प्रथा के उन्मूलन में भी काम किया था। किसने, है ना। तो नरबलि प्रथा के उन्मूलन में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी काम किया था, लेकिन इसने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, पूर्ण तरीके से, है ना। तो जैसे काली देवी के बारे में अपन बात कर रहे थे यहाँ पे, तो भारत में देवी काली को दी जाने वाली नरबलि प्रथा और सती प्रथा, ये सब ऐसे चीज़ को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंद करवा दिया था दोस्तों। तो अभी भी आपने देखे होंगे, जैसे काली माता को प्रसन्न करने के लिए कई लोग बलि देते हैं, काली मुर्गी की बलि देते हैं, कुछ की बलि देते हैं। तो ये सब बलि, उसी को बोलते थे नरबलि प्रथा है, उसी को बोलते थे बलि, है ना, बलि देना। तो ये है दोस्तों। तो इसको भी प्रतिबंध कर दिया उसने, इसको भी प्रतिबंध कर दिया। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लॉर्ड डलहौजी के बारे में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।